वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी पहले हमने टीबी के बारे में कल पढ़ा था। टीबी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे आज हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारी डिप्थीरिया। ओके, चलिए डिप्थीरिया के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। डिप्थीरिया इज अ communicable disease caused by a bacterium known as Corynebacterium diphtheria। तो डिप्थीरिया जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो किसके द्वारा कॉज्ड होती है? एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज्ड होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक, आगे देखिए। इट टेंड्स टू बी अ डिजीज ऑफ द कूलर मंथ्स एंड ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेटिक जोन। और ये जो डिप्थीरिया है किस सीजन में देखने को मिलता है हमें? सर्दियों के टाइम में, कूलर जो ठंडे जो महीने होते हैं, उस टाइम पर उस समय हमें जो डिप्थीरिया है वो देखने को मिलता है। ओके, द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन विच कॉजेज लोकल टिश्यू नेक्रोसिस। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? टॉक्सिन्स सीक्रेट करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। और जो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे जो लोकल टिश्यूज होते हैं उनमें क्या करने लगता है? नेक्रोसिस करने लगता है। नेक्रोसिस का मीन्स, नेक्रोसिस, हाँ, डैमेज या डिस्ट्रॉय करने लगता है। ओके, the bacteria and necrotic cells with serofibrinous material form a greenish white pseudomembranes। और ये जो बैक्टीरिया है और जो नेक्रोटिक सेल्स हैं, ये क्या फिर सीरोफाइब्रिनस मटेरियल फॉर्म करती है, जिसके कारण क्या होती है? एक ग्रीनिश, जो ग्रेइश क्या हो जाती है? वाइट क्या बन जाएगी? एक मेम्ब्रेन, एक स्यूडो, या फिर जिसको बोलते हैं झूठी, एक परत बन जाती है, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, वो बन जाती है। ठीक, इट ब्लीड्स व्हेन अटेम्प्ट्स दे आर मेड टू डिसलॉज इट। और अगर हम इस मेम्ब्रेन को हटाने की कोशिश करते हैं, इसे अलग करने की कोशिश करते, तो वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, देयर इज इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। और ये वहां के आसपास के टिश्यू को क्या कर देती है? उनमें इन्फ्लामेशन कर देती है और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सराउंडिंग हो जाती है, जिसके कारण हम गले से कुछ ना तो खा सकते हैं ना पी सकते हैं। उसमें खाने पीने में क्या होता है? हमारे गले में हमें दर्द होता है। ठीक है, by its distal action, the toxin causes neuritis, myocarditis and renal damage। और अगर हम इसके डिस्टल जो है, डिस्टल जो इसके एक्शंस हैं, मीन्स इसके कुछ जो कॉजेज हैं, अगर उनको देखें तो लंबे समय तक अगर इस तरीके का डिप्थीरिया रहता है, तो और क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? न्यूराइटिस, मायोकार्डियाइटिस एंड रीनल डैमेज भी हो सकता है। These complications have an important impact on the health of the affected individuals, particularly myocarditis, which may lead to death। और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जो डिप्थीरिया से लंबे समय तक उसको डिप्थीरिया बना रहा है, तो उसको क्या मायोकार्डियाटिस हो सकता है, और अगर मायोकार्डियाटिस हो तो उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, क्लियर हुआ? डिप्थीरिया को हिंदी में अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, तो डिप्थीरिया को हम गला घोटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्म, गल घोंटू। ओके, जैसे किसी ने गला घोंट दिया हो, मीन्स गला एकदम कैसा हो जाता है? चौक। ये जानवरों में भी पाई जाती है कि नहीं? हाँ, अब देखते हैं मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, किस प्रकार से ये फैलता है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री। इसका जो बैक्टीरिया है वो कहां से एंटर होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रहता है उसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। द सीक्रेशंस और डिस्चार्ज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरियर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करता है? छींकता, खांसना, बोलना, तो उसमें जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो आसपास की वायु में क्या हो जाता है, आसपास के जो उसका एरिया वहां वो फैल जाती है। और उस टाइम पर अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो वो उन ड्रॉपलेट्स को अगर इनहेल कर लेता है तो उसमें डिप्थीरिया हो सकता है। ठीक है। The disease spreads by droplet infection and direct contact as well as by vomits। और ये किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट और फॉर्मेट्स के द्वारा। ओके, जैसे उसका यूज किया हुआ हैंड कर्चिफ है, हैंड कर्चिफ मीन्स रूमाल है ना, या फिर उसने हाथ उन हाथों से छीका और उसके बाद उन्हीं हाथों को बिना वॉश किए, हैंड वॉश किए, उसने कोई चीज है, डोर का हैंडल या फिर उसकी जो यूज करने वाली थिंग्स वस्तु है उनको उसने टच कर लिया और आप गए, आपने डायरेक्ट उनको टच कर लिया बस थिंग्स को, तो आप क्या हो सकते हो? उससे इन्फेक्ट हो सकते हो। ओके, next, the bacteria surviving drying occasionally. Vulva, conjunctiva, skin wound, internal ear are involved। और इसमें क्या होता है? बल्वा, कंजक्टिवा, स्किन वुंड और इंटरनल ईयर में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक। People infected with diphtheria usually become ill within 2 to 5 days। और कोई भी व्यक्ति अगर डिप्थीरिया से इन्फेक्ट होता है तो उसके अंदर जो इसके जो सिम्टम्स है वो कब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे? कब कब बीमार कब होने लगेगा? वो 2 से 5 दिन के अंदर वो थोड़ा सा बीमार दिखने लगेगा हमें। Infected individuals can spread the disease to other for up to 4 weeks। और ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने टाइम तक इस प्रकार से स्प्रेड कर सकता है डिप्थीरिया को? 4 वीक तक। ओके, 4 वीक तक ये क्या कर सकता है? स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स some children may carry the germ without showing any sign or symptom but can still spread the disease to other people। healthy carrier। अच्छा, कैरियर्स के टाइप पढ़े थे क्या हमने? हेलो, हेलो। चलिए, आज आपका एक और टेस्ट है। कैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम बताइए। हाँ गुप्ता जी, एक और, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक और रह गया है बस। हाँ सही है। 3 टाइप्स के कैरियर होते हैं। कैरियर कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट था हमारा इंक्यूबेटरी कैरियर। दूसरा था हमारा कॉन्वलसेंट कैरियर। तीसरा था हेल्थी कैरियर। कितने कैरियर थे? अब कोई मुझे बताएगा इंक्यूबेटरी कैरियर कैसा कैरियर होता है? कोई व्यक्ति जो किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट हो गया है लेकिन उसके अंदर अभी भी कोई भी साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड समझते हो? मीन्स कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उसके अंदर एंटर हो गया है लेकिन उसके शरीर में, उसकी बॉडी में कोई भी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो नहीं हुए, उस टाइम पीरियड के अंदर जो कैरियर कहलाएगा वो इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाएगा। इस टाइम के पीरियड के अंदर अगर वो किसी अदर व्यक्ति को बीमारी या स्प्रेड करता है
कोई भी डिजीज जो उसे हुई है उसको ट्रांसमिशन करता है, जिसके सिम्टम्स उसके अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और वो किसी और होस्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, इस टाइप के कैरियर को हम बोलते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर। क्लियर? ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं? दूसरा होता है कन्वलसेंट कैरियर। कन्वलसेंट कैरियर मीन्स होता है कोई व्यक्ति है जो बीमार हुआ था, अब वो ठीक हो गया है, लेकिन ठीक हो गया है उसके बाद में भी वो 2 वीक 3 वीक 4 वीक तक क्या कर सकता है, किसी और व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है बाय द बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट्स एंड मैनी मोर मीडियम्स। तो इस टाइम पर जो पेशेंट कहलाएगा वो कॉन्वलसेंट कैरियर कहलाएगा। जैसे कि टाइफाइड का पेशेंट, अगर किसी को टाइफाइड फीवर है तो वो ठीक होने के बावजूद भी 2 से 3 सप्ताह तक उसके द्वारा जो यूरिन और स्टूल जो पास आउट किया जा रहा है उसमें उसके थ्रू क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति किसी भी हेल्थी होस्ट को वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, बीमार कर सकता है। ओके, क्लियर हुआ? अब हेल्थी कैरियर, हेल्थी कैरियर क्या होता है? कोई भी पर्सन जो किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट है लेकिन उसकी बॉडी में उसके कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, वो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया, वो सूक्ष्म जीव जो वायरस है बैक्टीरिया वो उसकी बॉडी में है, लेकिन उसकी बॉडी को किसी भी प्रकार से वो बीमार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं होगा। इस टाइम पर अगर वो किसी और हेल्थी होस्ट के साथ मिलता है तो उसे वो इन्फेक्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड हेल्थी कैरियर, जो कि कोविड में बहुत ज्यादा देखने को मिला था। आपको कोविड है लेकिन कोविड के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आपके अंदर शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक हेल्थी कैरियर की तरह काम कर सकते हो। आपके अंदर कोविड वायरस है लेकिन आप उससे अफेक्ट नहीं हो, आपके अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को कोविड से अफेक्ट कर सकते हो, उसे बीमार कर सकते हो। दैट इज, तो उस टाइम पर आप कहलाओगे हेल्थी कैरियर। क्लियर? क्लियर हुआ? क्या? नहीं, एक जैसे रहते हैं लेकिन देखा जाए तो डिफरेंस तो है ना। एक जैसे रहते हैं लेकिन अंतर है दोनों में। जो, हाँ, बस, लेकिन हेल्थी कैरियर में तो होंगे ही नहीं, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में ये तो। अरे स्पीकर म्यूट करो, ये कौन है? स्पीकर म्यूट कर लो। जो इंक्यूबेशन वाला है, इंक्यूबेशन जो है, इसमें आज मान लीजिए आज से कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ, 5 दिन तक उसे कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए, इस टाइम पीरियड में अगर उसने इन्फेक्शन फैलाया तब कहेंगे इंक्यूबेशन, लेकिन 6वें और 7वें दिन तो वो बीमार होगा ना। कन्वल्सिव में क्यों आ जाएगा, इंक्यूबेटरी में ही नहीं रहेगा? तो कन्वल्सिव में तो ठीक होता है, उसके बाद वो फैला सकता है। इसमें तो उसके साइन एंड सिम्टम्स शो हुए हैं, 1 से 5 दिन तक कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हुए थे, 6वें 7वें दिन उसको बुखार आना स्टार्ट हो गया, हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। इंक्यूबेशन इंक्यूबेटरी कैरियर 5 से 6 दिन तक हेल्थी कैरियर की तरह शो हो रहा था, लेकिन 6वें 7वें 8वें दिन के बाद वो समझ में आ गया कि ये बीमार हो गया, अब तो ये इंक्यूबेटरी कैरियर था उस टाइम पर। और अगर वो इसके बाद भी बीमार नहीं होता है, ठीक है, हेल्थी कैरियर में क्या रहेगा, हेल्थी कैरियर में जो रहे, मान लीजिए 1 से 5 दिन तक रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, इस टाइम पीरियड में वो बीमार नहीं हुआ, इसके बाद भी 10 दिन तक हमने देखा तब भी वो बीमार नहीं हुआ, तो हम समझ जाए कि ये एक हेल्थी कैरियर की तरह काम कर रहा है, जो खुद तो बीमार नहीं हो रहा लेकिन दूसरों को बीमार कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, अब हम आगे देखते हैं। द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इज फैसिलिटेटेड इन ओवर क्राउडेड पुअर लिविंग कंडीशन। और ये जो स्प्रेड सबसे ज्यादातर कहां पर होती है?
अरे जिसने कोविड पढ़ा है उसे पता ही होगा, ओवर क्राउडेड एरियाज में और पुअर लिविंग कंडीशन में क्या होती है, ये डिसीज स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, वही आ गया जो मैं बता रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 5 दिन। क्लियर? इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, इसीलिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, infectivity, the patient is infective till the virulent bacteria are present in the lesion, which is usually 2 to 4 weeks. infectivity कब तक रहती है ये? 2 से 4 वीक तक। क्लियर? अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, द अर्ली सिम्टम्स आर सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लाइट फीवर। हाँ बोलो। वाइडुलेंट बैक्टीरिया। हाँ, the patient is infected till the virulent bacteria are present in the lesion. Virulent bacteria means जो इन्फेक्टिव मीन्स जो ज्यादा पावरफुल बैक्टीरियाज रहते हैं, या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो वुंड में या फिर वहां पाए जाते हैं, तो उनका जो इन्फेक्टिविटी वो कब से कब तक फैला सकते हैं, कितने से कितने दिन तक। वायरुलेंट का मीन्स है स्प्रेड का होना। समझ में आ रहा है? मीन्स कब से कब तक के टाइम में वो फैल सकते हैं या स्प्रेड हो सकते हैं, तो कितना है वो, 2 से 4 वीक के पीरियड में। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लाइट फीवर, सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस, व्हेन डिप्थीरिया अफेक्ट द थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, है ना। और जब डिप्थीरिया टॉन्सिल्स और थ्रोट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ ही within 2 to 3 days a bluish white or gray membrane forms in the throat and tonsils. If there is bleeding, the membrane may become greenish green or black. और वहां पर क्या होती है, 2 से 3 डे के दिन के अंदर वहां क्या बन जाती है, वाइटिस, जो ब्लूज वाइट ग्रे स्किन की क्या एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसे स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर देयर इज अ ब्लीडिंग, और अगर उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो मेम्ब्रेन जो है वो कैसी हो जाएगी, ग्रीनिश, ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन और ब्लैक। It sticks to the soft palate of the throat and bleeding may occur if attempts are made to remove it. और ये कहाँ रहती है, कहाँ पर चिपकी रहती है, जो हमारा पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट। अच्छा ये बताओ, सॉफ्ट पैलेट आगे होता है या पीछे की साइड होता है? पैलेट पढ़ा है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पढ़ा है, तालू। आगे कौन सा होता है? वेरी गुड, किसने बोल, पीछे की साइड सॉफ्ट होता है, ये किसने बोला है? आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। ओके, आगे देखिए। और अगर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, इन सीवियर केसेस द मेम्ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्ट एयरवे, और कभी कभी सीवियर केसेस में क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन जो फॉर्म होती है, जो बनती है, ये कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी क्या कर देती है, जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है। And the patient may recover at this point or may develop severe weakness and die within 6 to 10 days. और इसमें क्या रहता है, पेशेंट रिकवर हो सकता है और कभी कभी सीवियर वीकनेस आ सकती है, और व्यक्ति की क्या हो सकती है, 6 से 10 दिन के अंदर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट्स विथ सीवियर डिजीज may not necessarily develop Patient with severe disease may not necessarily develop high fever but may develop swelling of the neck and obstruction of the airway which can cause death if not managed properly. और ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को डिप्थीरिया है
तो फीवर आएगा ही आएगा कि हाई फीवर रहेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी नेक में और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है एयरवे में, तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम उसे टाइम रहते मैनेज नहीं करेंगे तो उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए, इन लैरेंजियल डिप्थीरिया देयर इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर लैरिंग्स में डिप्थीरिया पाया जाता है तो उस टाइम पर लैरेंजियल डिप्थीरिया बोलेंगे और उसमें क्या रहेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगी, क्रूपी कफ रहेगा, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर रहेगा विथ इंड्वेलिंग ऑफ चेस्ट, सबकोस्टल सुप्राटर्नल रिसेशन एंड नेजल डिप्थीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीरोसैंगुइनियस या प्रूलेंट रेनाइटिस पाई जाएगी या रेनाइटिस देखने को मिलेगा हमें अगर नेजल डिप्थीरिया है तो। ठीक, इट में एसोसिएटेड विथ सैलो अल्सरेशन ऑफ नोज एंड अपर लिप। और इसमें क्या हो सकता है, इस टाइम पर हम देखें तो नेजल डिप्थीरिया में और क्या देखने को मिल सकता है, हमें अल्सर देखने को मिल सकते हैं नोज और अपर लिप के ऊपर। ठीक, अगर क्यूटेनस डिप्थीरिया है तो इन क्यूटेनस डिप्थीरिया द लीजन्स में बी पेनफुल एंड रेड एंड swollen, एनी क्रॉनिक स्किन लीजन्स में बिकम इन्फेक्टेड विथ डिप्थीरिया। और क्या हो जाएगा, स्किन पर लीजन्स बन जाएंगे, उसमें पेन होगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग होगी और स्किन पर क्या लीजन्स देखने को मिलेंगे जो कि क्यूटेनस डिप्थीरिया में देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी जवाब दें। अच्छा मुझे बताओ, डिप्थीरिया कितने प्रकार का पाया जाता है? कौन कौन सा? वेरी गुड। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है? लैरेंजियल डिप्थीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगी, क्रूपी कफ रहेगा, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर रहेगा, आवाज आएगी घरघराहट जैसी। ठीक है, इनड्वेलिंग ऑफ चेस्ट रहेगा, चेस्ट अंदर की साइड दबेगा है। ये सारे किसके हैं, सुप्रानेटर्नल रिसेशन होगा, रिसेशन होना, ठीक है, रुकना, रुकावट जैसा। ये लैरेंजियल डिप्थीरिया के साइन है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है, इन विच टाइप्स ऑफ diphtheria the lesions may be present on the skin and the lesions may be painful, red or swollen. In which types of diphtheria? Nasal diphtheria, laryngeal diphtheria, cutaneous diphtheria या फिर none of these? क्यूटेनस डिप्थीरिया। क्लियर हुआ? अब वो आपसे पूछेगा क्या, टाइप्स फिर से बता देते हैं। जो आपका जो डिप्थीरिया है वो 3 टाइप्स का पाया जाता है, नेजल डिप्थीरिया, लैरेंजियल डिप्थीरिया और क्यूटेनस डिप्थीरिया। कौन कौन सा डिप्थीरिया? हाँ, ये कौन है जो बातें कर रहा है? ठीक है, 3 टाइप का पाया जाता है। लैरेंजियल जो डिप्थीरिया पाया जाएगा वो लैरिंग्स में पाया जाएगा और हमें पता है लैरिंग्स में हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड होती है, जहां से वाइब्रेशंस होता है और साउंड निकलती है। तो वहां से जब लैरिंग्स में पाया जाएगा तो हॉर्सनेस वॉइस होगी, वॉइस कैसी घोड़े जैसी निकलेगी, घरघराहट जैसी हॉर्सनेस वॉइस रहेगी, क्रूपी कफ रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही क्या रहेगा, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जैसी घरघराहट जैसी आवाज निकलेगी, इनड्वेलिंग ऑफ चेस्ट, चेस्ट अंदर की तरफ दबा होगा और सब कोस्टल या सुप्रा
सुप्रा एक्सटर्नल रिसेशन देखने को हमें मिलेगा। ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है? लैरेंजियल डिप्थीरिया के। नेजल डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? सीरो सैंग्विनस या प्लूरेंट रेनाइटिस देखने को हमें मिलता है बस। और इसके साथ ही अल्सर देखने को मिलते हैं, सैलो गहरे अल्सर देखने को मिलते हैं, जो कहां मिलेंगे? हमें नोज पर देखने को मिलेंगे और अपर लिप जो है हमारा उसमें देखने को मिलेंगे। क्यूटेनस डिप्थीरिया में क्या रहेगा? लीजन्स बन जाते हैं स्किन में, और वो लीजन्स कैसे हो सकते हैं? मे बी पेनफुल, रेड और स्वेलन हो सकते हैं। और ये लीजन्स है वो क्रॉनिक स्किन पे क्रॉनिक कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कॉमन डिप्थीरिया के कारण? ऊपर भी पढ़ाई थी मैंने। मायोकार्डियाटिस, टॉक्सिक न्यूरोपैथी और पैलेटाइल पैल्सी। इसके साथ ही और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? फेशियल और लैरिंजियल नर्व पाल्सी और पॉलीन्यूराइटिस और डायफ्राग्मेटिक पैरालाइसिस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डिप्थीरिया के कारण हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ। हम्म। हाँ। वेरी गुड। हाँ। हाँ। वेरी गुड, याद रखना कॉम्प्लिकेशंस को। इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आगे पीछे करके वो आपसे पूछ लेगा। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन डिप्थीरिया के कारण नहीं होती है। ऑप्शन ए लैरिंजियल पैल्सी, ऑप्शन बी पॉलीन्यूराइटिस, ऑप्शन सी डायफ्रैग्मेटिक पैरालाइसिस, ऑप्शन डी रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी। क्लियर हुआ? चलिए अब पढ़ते हैं प्रिवेंशन के बारे में, किस प्रकार से बचाव। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद इन एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डायफेरा डिप्थीरिया सीरम में सेव द लाइफ एंड हेल्प द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इसका क्या है? अर्ली से डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, एंटीबायोटिक्स देना और साथ में ही एंटी डिप्थीरिया सीरम है उसको एडमिनिस्टर कराना, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम? किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं उसको डिप्थीरिया होने से, और साथ में ही उसको एक डिप्थीरिया का कैरियर बनने से भी बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the most effective way to preventing diphtheria is to actively immunize the child with the DPT containing pentavalent vaccine। अब इसके लिए सबसे मोस्ट बेस्ट और इफेक्टिव यही भी है कि हम बच्चे को प्रिवेंट करें डिप्थीरिया से। डिप्थीरिया का डोज लगाकर, वैक्सीनेट करके डिप्थीरिया के अगेंस्ट। और डिप्थीरिया के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब फिर यहां क्वेश्चन आ गया, पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कितनी वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है? क्वेश्चन फर्स्ट, 5 वैक्सीन का। कोई मुझे बताएगा कि 5 वैक्सीन कौन कौन सी पाई जाती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। HIV। ओके, क्लियर हुआ? कोई और बता सकता है? कोई और बता सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसको हम बोल सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ना कि HIV एड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू पेंटावेलेंट। ये इसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, DPT और HIV और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है,
अब मुझे बताइए इसका रूट क्या होता है। आई एम लगती है। कौन सा है, कौन सी जगह, आई एम किस जगह। साइड बताओ, साइड। क्या। वेरी गुड। लेफ्ट थाई में। लेफ्ट थाई में कौन सी मसल्स में। गलत। कौन है ये ग्लूटियस वाला। वेरी गुड। वेस्टस लेटेरियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका टाइमिंग कब कब लगता है, इसके डोज कितने डोज लगते हैं। 3 डोज लगते हैं। कब कब। वेरी गुड। इसको हम 6, 10, 14 बोल सकते हैं, 1.5, 2.5, 3.5 मंथ वो भी बोल सकते हैं। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन पूछने में आ सकता है एग्जाम में, मैं फिर बोल रहा हूं। क्लियर है ना। डोज 0.05 ml। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए। Transplacentally acquired antibiotics received from mother may protect the child for the short period about 6 months, maximum majority of the cases। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताइए, क्या बताओगे। Acquired antibodies received from mother to the baby in the womb, which types of transmit in this transmission, called which type of transmission। ऑप्शन ए ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी वर्टिकल ट्रांसमिशन। गलत। कोई और बताएगा। वेरी गुड। वेरी गुड गुप्ता जी। वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एक तरीका है। क्योंकि अगर मैं इस पे ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल नहीं देता तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन आप लगाते, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एक तरीका है। लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट नाम दिया हुआ है तो आप फिर डायरेक्ट नहीं लगाओगे, डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, ट्रांसप्लेसेंटल या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर माँ के द्वारा कोई भी एंटीबॉडीज और किसके अंदर जाती हैं, वो बेबी के अंदर पहुंच जाती है थ्रू द प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड अम्लाइकल कॉर्ड से होते हुए। उस टाइप जो इम्यूनिटी मिलती है, उस टाइम में जो इम्यूनिटी बनती है उसे हम कैसी इम्यूनिटी बोलते हैं, या किस प्रकार का ट्रांसमिशन बोलते हैं। उस टाइम पर जो ट्रांसमिशन होगा उस हम ट्रांसमिशन को बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, मां से बच्चे में जाना। क्लियर। अब मुझे बताइए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मां से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है।
इतना क्लियर हो गया? मैं कुछ बता रहा था है ना, मैं भूल गया क्या बता रहा था, कोई मुझे थोड़ा याद दिलाएगा? क्या पाया जाता? हाँ वो तो बता दिया था, कुछ और भी बताने वाला था मैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर के प्लेसेंटा से होते हुए बेबी में ट्रांसफर हो जाती है? वेरी गुड, याद रखना। मोस्ट आईजीजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ चलो अब बात कर रहे हैं तो थोड़ा और पूछ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी फ्लूइड में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? गलत। ठीक है, आंसू, लार, सलाइवा, मिल्क, इनमें कौन सी पाई जाएगी इम्यूनोग्लोबिन? ठीक है, इतना बहुत है, इनमें से क्वेश्चन मिल जाता है, ज्यादा हम इम्यूनोग्लोबिन के बारे में नहीं पढ़ रहे। आईजीएम नहीं, बाकी की जो फ्लूइड है पूरे लिक्विड में, उसमें यही पाई जाती है। मिल्क में आईजीएम भी पाई जाती है, लेकिन अगर लिक्विड ज्यादातर बात की जाए तो ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है? गामडे। चलिए आगे हम बात करते हैं, अब क्या है, ये पढ़ लिया, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का एज ग्रुप पढ़ लिए। टीपीटी बूस्टर यूनिवर्सल प्रोग्राम के अंदर 5 ईयर्स हो जो 4 वीक तो 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये इतना पढ़ लिया। अब हम स्टोर की बात करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। पेंटावेलेंट एंड डीपीटी वैक्सीन शुड बी स्टोर एट द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं उसे? Diphtheria and tetanus toxoid components and pertussis killed bacilli of diphtheria vaccine based by freezing at the temperature above 80। और अगर इसको हम 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं, है ना, या फिर इसको फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, डैमेज हो जाएगा। इफ डीपीटी वैक्सीन इज कीप्ड फॉर अ long time solid particles separate from the liquid and looks like fine sand at the bottom of the vial. Shaking the vial mix the vaccine and liquid again. However, if the vial was frozen anytime, it will not mix up and the follicles will be seen in the vaccine. The test is called shake test. Most important question, shake test किस वैक्सीन के चेक करने में यूज किया जाता है? बीसीजी, सुनते तो जाओगे, ऑप्शन ही नहीं सुने, चलिए। ठीक है, किसको सेक टेस्ट किस वैक्सीन को टेस्ट करने में यूज किया जाता है, चेक करने में यूज किया जाता है? डीपीटी या फिर पेंटावेलेंट, ओके। क्या? अरे जैसे नॉर्मल मान लीजिए आपने एक बोतल ली, सीसी ली, ठीक है। क्या? कलर नहीं, उसमें क्या रहता है, अगर वो ज्यादा टाइम तक रखी रहती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आपने मान लीजिए कोई कफ सिरप ली, ठीक है। अब आपने उस कप सिरप को ली, तब आपने उसको मिक्स करते हो, नीचे से अच्छे से मिक्स करके हिलाते हो कि नहीं? तो वो उसमें जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो उसमें कई कोई ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स दिखते हैं क्या उसके अंदर? नहीं दिखते ना। ठीक है, लेकिन अब आप बहुत टाइम तक रखे हुए, पता चल गया वो एक्सपायर हो गई, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गए, लिक्विड अलग हो गया। जैसे मान लो जी, ये पानी में आपने रेत डाल दी, कैसे? पानी की बोतल में आपने रेत भर लिया इस टाइप का, और जब आप उसे मिक्स करोगे, हिलाओगे, ऐसे सेक करोगे, है ना, तो क्या होगा, वो सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और पानी अलग दिखेगा। उसी प्रकार से कप सिरप में सॉलिड पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और लिक्विड अलग दिखेगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं सेक टेस्ट करना। ऐसे आपने देखा होगा नॉर्मल आरएल वगैरह एनएसपी हम लगाते हैं, तो एक बार उसे हिलाकर देखते हैं कि नहीं, कि इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स, कोई धागा, कोई ऐसी चीज तो नहीं दिख रही है। हाँ, देखते हैं कि नहीं।
हाँ, इसी को बोलते हैं सेक टेस्ट। ओके, चलिए आगे। A vial with positive सेक टेस्ट should not be used and should be discarded. अगर सेक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेंगे हम? हाँ, यू डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। एडवर्स रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन through rare or inherent in the pertussis component. Therefore, the DPT vaccine should not to be given to children over 7 years of age or to the children who suffer from convulsions in past following the dose of this vaccine. अगर डीपीटी की वैक्सीन लगाने से किसी बच्चे में कन्वल्जन आए हुए हैं, है ना, पहले, तो उसको हम दोबारा से डीपीटी का डोज नहीं लगाएंगे और 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर एंड अमाउंट ऑफ डोज। नंबर और अमाउंट ऑफ डोज मैंने आपको बता दिया था। किस साइट पर देते हैं? साइट मैंने आपको बता दिया था, एंटीरोलेटरल साइट थाई की जो रहती है, वेस्टस लेटेरियस में बता दिया था। ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ डीपीटी के देख लेते हैं क्या क्या है। फीवर हो सकता है, सोरनेस हो सकती है, एब्सिस फॉर्म हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? ओके, एन अनस्टेराइल नीडल और सिरिंज वाज यूज। और ये कब हो सकती है? एप्सिस, जब आपने सिरिंज यूज की है वो कैसी है? अनस्टेराइल। दूसरा, द वैक्सीन वाज नॉट इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, या फिर जो वैक्सीन है वो मसल्स में नहीं गई, उसकी जगह आईडी या एससी रूट पर चली गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, उसके अलावा एप्सिस फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज ड्यू टू प्रोग्रामेटिक फेलियर, which means the care is not taken at the time of sterilization or due to faulty technique. गलत तरीके से स्टेराइल टेक्निक का यूज नहीं करने से एप्सिस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही कन्वर्जेंस में भी रियरली, अगर डीपीटी वैक्सीन लगाने से किसी बच्चे को कन्वर्जेंस आए हैं, झटके आए हैं, तो दोबारा हम उसे डीपीटी यूज नहीं करेंगे। ये एक रेयर कंडीशन होगी। ठीक है, ओके, क्लियर। क्या? आवाज क्लियर नहीं आई, क्या बोला? समझ में नहीं आ रहा त्यागी जी, क्या बोल रहे हो? तो ऐसे बच्चों में हम दोबारा से डीपीटी का डोज नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस ये याद रखना कि डीपीटी में रेयर कंडीशन कौन सी होती है? फीवर, सोरनेस ऑफ थ्रोट, या फिर एप्सिस, या फिर कन्वल्जन्स। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, पेंटावेलेंट एंड डीपीटी एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। एज, पेंटावेलेंट के 3 डोज हैं, डीपीटी के 2 डोज बूस्टर हैं। चाइल्ड को नॉट गिवन पेंटावेलेंट एट द 6 वीक्स। इफ द इज गिवन द सून एज पॉसिबल देयर आफ्टर वेट फॉर वीक्स बिटवीन एज 2 डोज। 2 डोज के बीच में 4 वीक का गैप होना चाहिए। डोज अमाउंट 0.5 ml होती है ईच डोज में। ठीक, नंबर ऑफ डोजेस कितने हैं? 3 प्राइमरी है, 2 बूस्टर डोज है। इंजेक्शन साइट मसल्स है, एंटीरियोलेटरल, और नेवर इम्यूनाइज इन द बटक्स, और इसको हम बटक पर नहीं लगाते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? अब वो आपसे पूछ लेगा, इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आपको ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट्स रिगार्डिंग द डीपीटी के, डीपीटी के रिगार्डिंग वो एक्सेप्ट है या फिर वो नहीं पाया जाता? नंबर 1, ऑप्शन ए, द द पेंटावेलेंट वैक्सीन शुड बी यूज्ड
ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ डोजेस 3 प्राइमरी डोजेस एंड 2 बूस्टर डोजेस. नंबर ऑप्शन सी, द मसल्स ऑफ एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ द थाई. ऑप्शन डी, immunize the child in the buttocks. ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या है, हम बच्चे को बटक पर पेंटावेलेंट या डीपीटी के डोज नहीं लगाएंगे, याद रखना. क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर? चलिए, अब हम पढ़ते हैं पर्ट्यूसिस. ठीक है, पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम बताओ मुझे. वूपिंग कफ. हाँ, और 100 डे कफ. क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हम. A highly a highly communicable disease caused by a bacteria known as Bordetella pertussis and occasionally by Bordetella parapertussis. तो जो pertussis है वो एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लेकिन कभी कभी बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नहीं है तो उसकी जगह पे किसके द्वारा और कॉज हो जाती है? बॉर्डेटेला पैरापर्ट्यूसिस. ओके, नेक्स्ट, पर्ट्यूसिस इज अ लैटिन वर्ड विच मींस इंटेंस कफ. पर्ट्यूसिस एक लैटिन वर्ड है जिसमें पर का मींस होता है इंटेंस और टिश्यूस का मींस होता है कफ. इंटेंस कफ, दैट इज कॉल्ड पर्ट्यूसिस. ओके, इट अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज. और ये मोस्टली कैसे बच्चों में देखने को मिलता है? जिनकी उम्र, हाँ, मोस्टली इन चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज, जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, 5 साल से ऊपर है. ठीक है, अप टू 5 years ऑफ एज है. ठीक है, 5 साल तक, 5 साल तक. ठीक है, अप टू 5 year है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पर्ट्यूसिस हैव बाउट्स, paroxysms of coughing spells characterized by a typical whoop sound for which the disease is also called whooping cough. और जब बच्चा इसको कफ करता है तो उस टाइम पर कैसी वूप टाइप की साउंड आती है, जैसे कुत्ता खांसता है, कुक्कुर खांसी जिसे बोलते हैं, है ना? हाँ, तो उस टाइप से वूप टाइप में आता है, इसलिए हमने इसको वूपिंग कफ भी बोला है. ठीक है, the word pertussis is preferred to whooping cough as most of the infants do not have whoop. और the word pertussis is preferred to whooping cough as most of the infants do not have whoop. और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें वूप नहीं होता है देखने को, तो हम पर्ट्यूसिस का भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन वर अटैक्ड मोर. जो नॉन इम्यूनाइज्ड है, जिनमें इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है डीपी पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट, उनमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है. एंड द इंसिडेंस इज मोर इन एरियाज विथ लो कवरेज ऑफ पेंटावेलेंट डीपीटी वैक्सीन. और ऐसे एरियाज में यह देखने को मिलते हैं जहां पर डीपीटी या फिर जो पेंटावेलेंट के डोज है, वैक्सीनेशन है, वो नहीं किया गया है ना, या फिर छूट गए हैं. द डिजीज इज मोस्ट डेंजरस इन चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज एंड लीव्स लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिसेबिलिटीज. और ये जो डिजीज है ये मोर डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस डिजीज है, चिल्ड्रन में पाई जाती है जो, और ये 1 साल से कम बच्चे के अंदर भी देखने को मिल सकती है, और जो क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकती है. ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, द डिजीज स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच अटैक्स रियली 100%. और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इट स्प्रेड्स वेरी इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन ड्रॉपलेट प्रोड्यूस्ड बाय कफिंग्स और स्नीजिंग. खांसने और चीखने के साथ ही वह इजीली, आसानी से
किसी भी होस्ट को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। इन मैनी कंट्रीज द डिजीज अकर्स इन रेगुलर एपिडेमिक साइकिल ऑफ 3 to 5 years। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें 3 से 5 साल बाद वुपिंग कफ या पर्ट्यूसिस के केसेस देखने को मिलते हैं साइक्लिक मैनर में। ओके, अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पर्ट्यूसिस का? 3 से 12 दिन, या फिर कभी कभी कितने दिन तक हो सकते हैं? 21 डेज। इनफेक्टिविटी कब तक इन्फेक्ट कर सकता है? A week after the exposure to about 3 weeks after the onset of पैरामेक्सिल स्टेज। एक स्टेज होती है जो हम आगे अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मीन्स 1 वीक से लेकर 3 वीक तक वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो देखिए क्या सिम्टम्स है। इसमें 3 स्टेज पाई जाती हैं। कितनी स्टेज पाई जाती हैं? 3 स्टेज। कौन कौन सी पाई जाती है? कैटरल स्टेज, पेरोक्सिमल स्टेज और कॉन्वलसेंस स्टेज। क्लियर? अब वो आपसे पूछ लेगा पर्ट्यूसिस में कौन कौन सी 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कैथरल स्टेज, ऑप्शन बी पेरोक्सिमल स्टेज, ऑप्शन सी कॉन्वलसेंट स्टेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। अब देखिए कैथरल स्टेज में क्या होता है, कॉमन कोल्ड देखने को मिलेगा पहला, दूसरा रनी नोज देखने को मिलेगी, तीसरा वाटरी आइज देखने को मिलेंगी, चौथा स्नीजिंग, फीवर और माइल्ड कफ देखने को मिलेगा। और जो कैथरल फेज होता है वो लास्ट फॉर 2 वीक्स। लास्ट फॉर 2 वीक्स तक कौन सी स्टेज देखने को मिलती है हमें? इंपोर्टेंट है, याद रखना, यहां से ये पूछा जाता है कि कैथरल फेज का टाइम पीरियड कितना होता है। लास्ट फॉर 2 वीक्स। ओके, अब पैरोक्सिमल फेज है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 से 4 वीक। वेरी गुड। और ऐसे ही कन्वलसेंट का कितना रहेगा? फिर 2 से, ठीक, तो इन दोनों का सेम ही है। अब देखिए पैरोक्सिमल फेज में क्या होता है, द कफ ग्रेजुअली वर्सन एंड इन्वॉल्व्स न्यूमरस बाउट्स ऑफ रैपिड कफिंग। और ये इसमें कफ क्या हो जाता है, सीवियर हो जाता है, साथ में ही उसे बाउट्स देखने को मिलते हैं कफ के, रैपिड, जल्दी जल्दी खांसी आती है और एकदम कैसी आती है, दम फूलने वाली सांस दिखती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दीज बाउट्स द चाइल्ड टेक्स इन एयर विथ अ हाई पिच्ड वूप। और इसके साथ ही बच्चा क्या करता है, फिर बहुत दम लगाकर एक सांस खींचता है ना, हाई पिच्ड वूप भी देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द बाउट ऑफ कफ चाइल्ड में गेट सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज। और इसके साथ ही क्या हो सकता है बच्चे में, सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, द चाइल्ड में टर्न ब्लू बिकॉज द लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लॉन्ग बाउट्स ऑफ कफिंग। लगातार खांसी होने के कारण वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, जिसके कारण बच्चा कैसा दिखने लगेगा, उसमें जब ऑक्सीजन कमी होगी तो उसकी बॉडी में साइनोसिस होने लगेगा कि नहीं? हाँ, टर्न ब्लू। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लॉन्ग बाउट्स ऑफ कफिंग, वॉमिटिंग एंड एक्सेशन ऑफन फॉलो द कफिंग अटैक्स विच आर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंट एट नाइट। और इसी प्रकार से रात में भी उल्टी हो सकती है, साथ में उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या करनी सकती है, ताकत लगानी पड़ सकती है। और साथ में ही उसे जो कफ के अटैक है, खांसी के जो अटैक्स हैं वो रात में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, the finding on physical examination between the paroxysmal may be normal and this stage usually lasts for 1 to 6 weeks but may continue upon 10 weeks। और ये कंडीशन हमें कब से कब तक देखने को मिल सकती है, 1 से 6 वीक्स और कभी कभी 10 वीक तक। और द अटैक बिकम्स माइल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और समय के अनुसार ये कैसी दिख सकती है, माइल्ड भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्वलसेंट फेज देखिए, इन दिस फेज
व्हेन रिकवरी टेक्स प्लेस, कॉन्वलसेंस का मीन्स ही होता है किसी भी बीमारी से रिकवरी करना, ओके, ठीक होना। तो उस टाइम पर क्या होगा, द नंबर, द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स डिक्रीज टू कम टू एन एंड, और धीरे धीरे कॉन्वलसेंट पेज में जब वो पेशेंट रिकवर हो रहा है तो जो कफ अटैक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी सीवियरिटी भी कम हो जाएगी, ड्यूरेशन अटैक भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो पर्ट्यूसिस है वो ट्रीट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं अगर किसी में पर्ट्यूसिस हो गया है तो। कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली यंग इन्फेंट में कौन कौन सी देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग देखा जाए तो निमोनिया हो सकता है, एपनिया हो सकता है, लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एम्फाइसेमा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये कुछ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है जो देखने को मिल सकती हैं, और मोस्ट ऑफ डेथ आर ड्यू टू बैक्टीरियल निमोनिया। क्लियर? हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे, और भी देखो और भी हैं। सब कंजक्टिवाइटल हेमरोज हो सकता है, एपिटैक्सिस हो सकता है, ठीक है, एपिटैक्सिस मींस नोज नोज ब्लीडिंग होना, ठीक है, एपिस्टैक्सिस। और साथ में सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट, सीएनएस के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिसीज देखने को मिल सकती है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है जिसके कारण सीजर्स आ सकते हैं, और इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, अगर अदर देखा जाए तो पुअर इनटेक रहेगा, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, फ्रेन्युलर अल्सर हो सकते हैं, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, जो कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस है जो देखने को मिल सकती है ड्यू टू वूपिंग कफ, ओके। अब बात आती है प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन किस प्रकार से करेंगे वूपिंग कफ का। तो देखिए, वूपिंग कफ और pertussis is prevented by immunization by killed bacterial vaccine which is combined with diphtheria and tetanus toxoid, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस पढ़ा था कि नहीं अभी, और पेंटावेलेंट, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, रिमेंबरिंग पॉइंट क्या है, पर्ट्यूसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लियर। हेलो, मतलब ऐसा तो नहीं मैं मतलब इंग्लिश पढ़ता हूं अगर तो उससे कोई दिक्कत होती है, किसी को समझ में नहीं आता है, ओके। The second one, the disease is extremely contagious, especially where people live in crowded conditions of poor sanitation or malnutrition or malnourished people who have suffered more prone chance to suffer from pertussis. Okay? अगर कोई व्यक्ति कोई पेशेंट है, ये बहुत कॉन्टेजियस या संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, और ये किस किस कंडीशन में भी ज्यादा फैल सकती है, अगर आप ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हो, इसके साथ ही आप पुअर सैनिटेशन है, आसपास अपने साफ सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हो, इसके साथ ही अगर आप माल नरिश्ड हो, अच्छे से खान पीन नहीं है आपका, तो आप में ये जल्दी हो सकती है, ओके। Next, infants and very young children are most vulnerable to infections that have serious complications and die from complications of the disease. ये ज्यादातर बच्चे और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ज्यादातर इन बच्चों में यह होता है इन्फेक्शन, और इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिसके कारण कभी कभी बच्चों की डेथ भी हो जाती है, क्लियर। क्लियर हुआ। The most effective way to prevent pertussis is to immunize all children below 1 year of age with 3 doses of pentavalent vaccine as well as administering 2 booster doses. मैंने आपको पढ़ाए थे पेंटावेलेंट में 3 डोजेस थे, थ्री हमारे पेंटावेलेंट वैक्सीन के डोज थे, और बाकी के 2 बूस्टर डोज भी थे कि नहीं। हाँ, तो उनको हम अच्छे से
करें, यही हमारा मेन जो है। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए कुछ बातों के बारे में, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की जल्दी से हम बात करते हैं। बताइए, चलिए। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? नेम। नाम बताइए। सब भूल गए, किसी को याद नहीं है? हाँ, टीबीएम, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस, सेकंड मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड वन डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? नेक्स्ट, in miliary tuberculosis, small discrete millet seed like shadows appear in the, कहां पर देखने को मिलते हैं? lungs. BCG can be safely administered in dash children also. वो देखो पहले बोल क्या रहा है, डायरेक्ट एचआईवी बोल देते हो। BCG can be safely administered in dash children also. अब ट्यूबरक्लोसिस आ गया। हाँ, हाँ, 1 ईयर तक हम सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और मैंने बताया था अगर किसी को एड्स है, एचआईवी एड्स है, तो उसे हम करेंगे ही नहीं एडमिनिस्टर। ठीक है। अ पेंटावेलेंट वाइल विथ पॉजिटिव सेक टेस्ट शुड बी, हाँ, अगर पॉजिटिव आ रहा है सेक टेस्ट तो डिस्कार्ड कर देंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इज एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द थाई। ठीक है। द मसल्स नेम इज वेस्टस लेटेरियस। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई ऐसी चीज जो मैंने नहीं पढ़ाई हो वो पूछ लिया हो? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? टिटेनस। क्या पढ़ेंगे?